नमस्कार दोस्तों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी के YouTube चैनल पर मैं भूपेंद्र कुमार कलाल, व्याख्याता भूगोल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ आज से हम भूगोल विषय को व्यवस्थित, अप्लाइड तरीके से, सरल तरीके से पढ़ना और समझना प्रारंभ करते हैं। ठीक, चलिए आज का पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा भूगोल क्या है। भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं। भूगोल की एक विषय के रूप में स्थापना कब व कैसे हुई। आज का हमारा जो विषय है वो मुख्यतः इन दो तीन बिंदुओं पर केंद्रित है। भूगोल क्या है, भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं या ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, चाहे हम भूगोल के विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, लेकिन हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, और भूगोल की विषय के रूप में स्थापना कब और कैसे हुई। ठीक, चलिए हम यहाँ इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा, भूगोल क्या है। व्हाट इज ज्योग्राफी। भूगोल क्या है। तो भूगोल के लिए किताबों में कई सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषाओं में जिसे मैं सर्वमान्य समझता हूँ या सर्वमान्य मानता हूँ वो यह है कि भूगोल एक ऐसा विषय या विज्ञान है जो मानव के निवास गृह का अध्ययन करता है। इसे हम भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा साइंस है, ज्योग्राफी या भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो उस पृथ्वी का अध्ययन करता है जो मानव का निवास गृह है। यहीं पे हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी छुपा हुआ है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो उस पृथ्वी का अध्ययन करता है जो मानव का निवास गृह है। वह ग्रह, वह घर जिस पर मानव निवास करता है, उसका अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है, भूगोल है। तो भूगोल क्या है। भूगोल मानव के निवास गृह का, जहाँ पे सभी जीव जगत रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, उस ग्रह का, उस पिंड का, उस स्थान का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है, भूगोल है। तो भूगोल क्या है। ज्योग्राफी इज़ अ साइंस, और यह उस क्षेत्र का अध्ययन करता है जहाँ पे मानव रहता है, जहाँ पे दूसरे जीव जगत रहते हैं। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया कि पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न में छुपा हुआ है। अब हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं या भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब सीधी सी बात है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तो उस घर में हमारा रहना, वहाँ पे हमें कुछ भी कार्य करना संभव है नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जहाँ रहते हैं आपको नहीं पता, अनजाने आप किसी घर में चले गए जहाँ आप शायद सोए हैं, उस खाट के दाहिनी ओर कोई खड्डा है, या कह सकते कोई दाहिनी ओर कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप अनजाने घर में हैं, उठे और उस दाहिनी ओर ही आप चले गए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो हम जिस घर में रहते हैं उस घर का नॉलेज, उस घर का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं। यहाँ हमारे लिए दो डबल पॉइंट है, दो चीज़ें हैं। एक तो विषय के रूप में भूगोल हम पढ़ रहे हैं, उसका तो हमें फ़ायदा है ही सही, और व्यावहारिक जीवन में भी हमारे काम आएगा। डबल फ़ायदे हैं भूगोल पढ़ने के हमारे लिए। तो भूगोल को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह उस घर का अध्ययन करता है जहाँ पे मानव रहता है, तो इसलिए भूगोल पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे लिए या सभी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भूगोल जो विषय है वो एकमात्र पढ़ने लायक या एकमात्र समझने जैसा, या कह सकते हो कि एग्ज़ाम पास करने का विषय नहीं है। ज्योग्राफी इज़ अप्लाइड साइंस, यह व्यवहारिक विज्ञान है। भूगोल क्या है? अप्लाइड साइंस है। जिस तरह से विज्ञान
के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप फिज़िक्स पढ़ते हो, लॉ ऑफ फिज़िक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो जो लॉ ऑफ फिज़िक्स हैं, केमिस्ट्री के जो रसायन हैं, जो क्रियाएँ करते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यावहारिक जीवन में हैं। वो केवल तथ्यात्मक नहीं है या वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उनका व्यावहारिक जीवन में भी उपयोग है। इसी तरह से ज्योग्राफी भी क्या है? अप्लाइड साइंस है, व्यावहारिक विज्ञान है। इसका वास्तविक जीवन में कहीं ना कहीं यूज़ है। जैसे कि वर्षा की प्रवृत्ति, या कह सकते हैं आप जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता जो है उसका वर्षा की मात्रा पर या वर्षा कब होगी, वर्षा के अनुमान लगाने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ हम कह सकते हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता पढ़ते हैं, उससे हमें सहायता मिलती है कि बारिश कब होगी, कितनी मात्रा में होगी। जो मौसम वैज्ञानिक है उसी के आधार पर अपना अनुमान लगाते हैं। तो वो क्या हुआ? व्यावहारिक विज्ञान हो। हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो नॉलेज था वो कहीं ना कहीं अप्लाइड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यवहार में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, नॉर्मल एक विषय ना होकर, नॉर्मल कोई तथ्यात्मक ज्ञान ना होकर क्या है, अप्लाइड साइंस है, व्यावहारिक विज्ञान है। तो इसलिए भूगोल पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप लोगों के लिए फ़ायदा भी है कि आप स्वयं भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए यह एक पास होने का, एक अच्छे नंबर लाने का विषय होने के साथ साथ आपके व्यावहारिक जीवन में भी काम आने वाला है। तो भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यह मानव का निवास ग्रह है और इस निवास ग्रह को पढ़ना, इस निवास ग्रह को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, भूगोल की विषय के रूप में स्थापना कब और कैसे हुई? चलिए, इस तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते समय हमें थोड़ा सा भूगोल के विकास क्रम को, या कह सकते हो इसके इतिहास को समझना चाहिए, जो हम करने वाले हैं इस कक्षा के माध्यम से। ठीक, तो बात करते हैं भूगोल के इतिहास या भूगोल के विषय के रूप में स्थापना कैसे हुई। देखिए, प्रारंभ में जब मानव का जन्म होता है, मानव का जो वर्तमान जो स्वरूप है उसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। तो जब होमो सेपियंस आए और होमो सेपियंस का जो पृथ्वी तल के ऊपर, धरातल के ऊपर जब से सभ्यता का, ज्ञान का विकास होने लगा, तो धीरे धीरे मानव ने अपने आसपास के वातावरण को समझना प्रारंभ किया। और जब मानव ने अपने आसपास के वातावरण को समझना प्रारंभ किया, उसी के दौरान जब मानव ने अपने आसपास की गतिविधियों को, आसपास के क्षेत्रों को समझना प्रारंभ किया, उसी समय उत्पत्ति हो जाती किसकी? भूगोल की। लेकिन यहाँ हम जो किताब में जो भूगोल पढ़ते हैं, उस भूगोल विषय की स्थापना कैसी हुई थी इसकी बात की जाए तो इसका प्रारंभ होता है ईसा के लगभग इर्द गिर्द, ईसा से लगभग 300-400 वर्ष पहले और ईसा के लगभग 300-400 वर्ष बाद में, 300 से 400 वर्ष बाद तक। इस दौरान ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान भूमध्य सागर के किनारे एक देश है यूनान, जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनान या ग्रीस। अब यूनान या ग्रीस के जो निवासी थे, अर्थात यूनानी भूगोलवेता, क्या कहेंगे यहाँ के निवासी, इसलिए इन्हें यूनानी भूगोलवेता। यूनानी भूगोलवेताओं को प्रारंभ में भूगोल को विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अब यूनानी भूगोलवेताओं में कई सारे नाम हैं, जिनमें से कुछ मेजर, कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, जिनका कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नाम पूछा जाता है। जैसे कि होमर, इलियड और ओडिसी इनकी रचनाएं थी। होमर के बाद हिकेटियस के बाद हेरोडोटस, जिन्हें हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसके बाद इरेटोस्थनीज। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है। इन नामों का कहीं ना कहीं हमारे विषय से जुड़ाव है, इसीलिए इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो यूनानी भूगोलवेता थे, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि इनका जो समय काल है, उस समय काल में इन्हें उस समय भूगोल विषय तो था नहीं, तो फिर हम यूनानी भूगोलवेता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भूगोल विषय की जो स्थापना है वो लगभग 15वीं शताब्दी के लगभग जाकर होती है। भूगोल को विषय के रूप में स्थापना जो मिलती है, भूगोल को विषय के रूप में जो महत्ता मिलती है, वो लगभग 15वीं शताब्दी में मिलती है। तो हमें इन्हें यूनानी भूगोलवेता क्यों कहते हैं? तो ये मूलतः यूनानी भूगोलवेता नहीं थी।
होमर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, यदि इनको देखा जाए तो ये यूनानी भूगोलवेता नहीं, इनका नाम आपको भूगोल में भी मिलेगा, इनका नाम आपको इतिहास में भी मिलेगा, इनका नाम आपको राजनीति में भी मिलेगा। तो ये भूगोलवेता नहीं है, ये उस समय तत्कालीन जो इनका जो समय था, या उस समय में ये कोई ना कोई यात्री थे, व्यापारी थे या दार्शनिक थे। ठीक, तो इनकी जो किताबें हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, इनकी रचनाएं हैं, या इनकी जो यात्रा वृत्तांत हैं, उन यात्रा वृत्तांतों में कहीं ना कहीं भौगोलिक ज्ञान मिलता है ना। इनकी जो ग्रंथ या रचनाएं हैं या जो यात्रा वृत्तांत हैं, उनमें मुख्य भूमिका किसकी थी? भौगोलिक तत्वों की। भौगोलिक तत्वों की बात करें तो जैसे कि इन्होंने, जैसे इनमें से कोई यात्री हुआ तो उस यात्री ने अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाली नदियों का वर्णन कर दिया, उसके दौरान होने वाली ज्वालामुखी घटनाओं का, भूकंप का, यहाँ कह सकते हो कि पृथ्वी, सूर्य के उगने और सूर्य के अस्त होने की बातें हैं। इस तरह की जो बातें थी वो इनकी यात्रा वृत्तांतों में, इनकी रचनाओं में मिलती हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनानी भूगोलवेता कहते हैं कि इन्होंने भूगोल को प्रारंभ में, कह सकते हो भौगोलिक ज्ञान को प्रारंभ में किताबों में लिखने का काम जो सबसे पहले किया, या रचनाओं में लिखने का, या भौगोलिक ज्ञान की तरफ या भौगोलिक बातों की तरफ जिन्होंने विश्व का ध्यान आकृष्ट किया, वो विद्वान ये थे। तो इसलिए प्रारंभ में भूगोल का जो विकासक्रम है, या भूगोल को स्थापित करने का जो श्रेय है, वो किसको दिया जाता है? यूनानी भूगोलवेताओं को दिया जाता है। तो जिसमें से होमर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, इनका नाम मेन आता है। अब इनमें भी हम जैसे कि बात करें भूगोल विषय की, तो भूगोल विषय में सबसे अधिक योगदान जो दिया इनके बाद, इनके समय के दौरान, इनके बाद तो कई सारे विद्वान हो रहे हैं, तो भूगोल, इनके काल में भूगोल पर सबसे अधिक बात किसी ने की, या भूगोल पर सबसे अधिक योगदान किसी ने दिया, तो वो थे हिकेटियस। अब हिकेटियस का भूगोल में योगदान इतना अधिक रहा कि इन्हें हम हिकेटियस को द फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहते हैं। हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, या भूगोल का पिता, जो आप विषय पढ़ रहे हो 11th-12th में, या आगे भी जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस क्लास में आप हैं, यदि वहाँ पे पूछा जाए कि भूगोल का पिता कौन है, तो किसका नाम लेंगे हम लोग? हिकेटियस का। ठीक, अब हिकेटियस ने तो भौगोलिक ज्ञान की कई सारी बातें अपनी किताबों में दी, तो इसे हमने दर्जा भी दे दिया, इन्हें हमने इनका अधिकार जो था वो दे दिया कि ये भूगोल के क्या थे? पिता थे। लेकिन हिकेटियस के बाद में, कुछ हिकेटियस के बाद के पीरियड में एक विद्वान और आए, जिनका नाम है, इनके बाद इरेटोस्थनीज। ठीक, ये जो इरेटोस्थनीज महोदय हैं, ये भी यूनानी भूगोलवेता हैं, जो हिकेटियस के बाद आते हैं। और इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की सबसे पहले, कि पृथ्वी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसका व्यास कितना होगा, इसकी गणना की उस समय में, ईसा से पहले के पीरियड में। और उस समय कोई यंत्र नहीं थे, कोई वैज्ञानिक सुविधाएं नहीं थी, और उस दौरान इनके द्वारा की गई जो गणना थी वो भी लगभग 80 से 85% तक सही थी। किसके द्वारा गणना की गई थी? इरेटोस्थनीज के द्वारा। इन्होंने पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई की गणना की, पृथ्वी की परिधि की गणना की, और उस समय की गई गणना जो थी वो आज की परिधि की गणना के दौरान संदर्भ में यदि बात करें तो लगभग 80 से 85% तक सही थी। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका भूगोल के अंदर लगाव कितना होगा, या इनका भूगोल के प्रति जो उस समय का जो ज्ञान का, तत्कालीन जो ज्ञान था, वो कितना विशाल, कितना बृहद होगा। तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि के संबंधित लंबाई चौड़ाई के संबंध में गणना की। इसके साथ साथ जो आज हम भूगोल शब्दावली प्रयोग में लाते हैं, या भूगोल विषय के लिए जो भूगोल ज्योग्राफी शब्द जो काम में लाते हैं, यह ज्योग्राफी शब्द भी किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। तो ज्योग्राफी शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। तो इसलिए इनका जो भूगोल के प्रति जो योगदान था, यहाँ कह सकते हो कि भूगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले जो प्रस्तुत करने वाला जो विद्वान था वो कौन था? इरेटोस्थनीज था। तो इसलिए इरेटोस्थनीज को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है?
व्यवस्थित भूगोल का पिता। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यदि मैं पूछूं भूगोल का पिता कौन है तो क्या नाम आएगा सामने? हिकेटियस। और यदि मैं पूछूं कि व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है तो क्या नाम आना चाहिए? इरेटोस्थनीज। और भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी शब्द जो पर्टिकुलर काम में लिया वो किसने लिया था? इरेटोस्थनीज ने लिया था। तो ये तो कौन थे? यूनानी भूगोलवेता जिन्होंने भूगोल को विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। इनका जो काल है, यूनानी भूगोलवेताओं का जो काल है, वो भूगोल के अंदर स्वर्ण युग कहा जाता है, या कह सकते हो कि शास्त्रीय या चीड़ सम्मत काल कहा जाता है। इनका जो काल है भूगोल के अंदर क्या कहा जाता है? चीड़ सम्मत काल, गोल्डन पीरियड या शास्त्रीय युग, जिसमें भौगोलिक ज्ञान यहाँ की सबसे अधिक उन्नति हुई, भौगोलिक ज्ञान को सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से देखा गया था। ठीक, यहाँ तक तो हो गया कि भूगोल का शुरुआती विकास कैसे हुआ। अब इनके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो भूगोल के विकास क्रम में यदि इनसे आगे बढ़ा जाए तो इनके बाद यूनानी भूगोलवेताओं के बाद अरब भूगोलवेता आते हैं। अरब भूगोलवेता आते हैं। अरब भूगोलवेताओं ने भी भूगोल के विकास के लिए कई सारी बातें बताई। इनके भी ग्रंथ हैं, इब्न खालदून है, इब्न बतूता है ना, अल इदरसी है। ये कुछ ऐसे भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोलिक ज्ञान को और अधिक उन्नत किया था, भौगोलिक ज्ञान को और अच्छे से स्पष्ट किया था। तो यूनानी भूगोलवेता, फिर अरब भूगोलवेता, फिर कई भारतीय भूगोलवेता भी हैं, जैसे आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है। उन्होंने भी उस समय तत्कालीन समय में भौगोलिक ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया था। अब आ जाते हैं वर्तमान में जो हम भूगोल पढ़ते हैं उसकी स्थापना कैसे होती है। तो लगभग 15वीं शताब्दी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंद्रहवीं शताब्दी के अंदर भूगोल को विषय के रूप में मान्यता दी जाती है और 15वीं शताब्दी में ही भूगोलिक जो ज्ञान था वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। देखिए यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि यूनानी काल में, अरब विद्वानों के काल में जो समय, उस समय का जो भूगोल था वो कुछ आज के भूगोल से हटकर था। उस समय उन विद्वानों का जो कह सकते हो कि ध्यान था वो सबसे अधिक भौतिक तत्वों की ओर ज़्यादा था। भौतिक तत्व अर्थात सूर्यातप, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, उनके आसपास मिलने वाले पर्वत, उन पर्वतों की संरचनाओं में अंतर, है ना, वो चीज़ें उनके ज्ञान में ज़्यादा थी। अर्थात उस समय का जो भूगोल था वो मूलतः भौतिक तत्वों पर या भौतिक भूगोल आधारित भूगोल था। मतलब उस समय भूगोल का जो मूल था वो केवल और केवल क्या था? भौतिक भूगोल था। अब 15वीं शताब्दी में के अंदर जब भूगोल स्थापित होता है तो इसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी के अंदर एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता आते हैं मध्य युग के, जिनका नाम है वारेनियस। क्या नाम है? वारेनियस। अब वारेनियस ने भूगोल जो विषय था, जिसको आज हम वर्तमान में 2 पार्ट में पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो वारेनियस ने भूगोल को 2 भागों में सबसे पहले बांटने का कार्य किया। अर्थात प्राचीन समय में भूगोल की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? जैसा कि मैंने आपको बताया, भौतिक तत्व या भौतिक भूगोल। तो उन भौतिक तत्वों या भौतिक भूगोल के अतिरिक्त यदि भूगोल के अंदर मानवीय परिदृश्यों क्या, मानवीय क्रियाओं का समावेश सबसे पहले किसने किया, तो वो किसने किया था? वारेनियस ने किया था। तो वारेनियस ने भौतिक भूगोल और दूसरा भूगोल जिसका नाम इन्होंने स्पेशल ज्योग्राफी रखा था, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। तो वारेनियस ने भूगोल के अंदर मानवीय तत्वों का सबसे पहले समावेश किया था। तो वारेनियस की किताब आई थी, उस किताब का नाम है ज्योग्राफिया जनरलिस। इसका नाम है ज्योग्राफिया जनरलिस। ठीक, ज्योग्राफिया जनरलिस जो बुक थी, उस बुक के 2 पार्ट, या उस बुक में उन्होंने भूगोल की 2 शाखाएं बताई थी, भौतिक भूगोल और दूसरा जो था उससे इन्होंने ज्योग्राफिया जनरलिस में वारेनियस ने स्पेशल ज्योग्राफी कहा था। इसी को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। तो प्राचीन समय में जो भूगोल था वो भौतिक तत्वों पर आधारित था। वर्तमान में भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं, पहली कौन सी? भौतिक भूगोल, और दूसरी कौन सी? मानव भूगोल। ठीक, इसके बाद 16वीं शताब्दी में जो वारेनियस आया, इसके बाद भौतिक और मानव भूगोल 2 अलग अलग शाखाएं हो गई। इसके बाद इसके ऊपर नए नए रिसर्च होने लगे। जिस तरह से प्राचीन शास्त्रीय युग था जिसमें यूनानी भूगोलवेताओं का जो काल योगदान रहा, इसके बाद लगभग 18वीं शताब्दी में
18वीं शताब्दी में फिर से भूगोल का एक कह सकते हो कि नया जन्म हुआ। भूगोल पर बहुत नए नए बहुत आधुनिक प्रयोग होने लगे, नई नई चीज़ों की खोज होने लगी, नई वस्तुओं का, नए विषय वस्तुओं का भूगोल में समावेश किया गया और 18वीं शताब्दी में फिर से आधुनिक भूगोल स्थापित हो गया। और आधुनिक भूगोल की स्थापना या आधुनिक भूगोल के प्रणेता के रूप में हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, है ना, इन विद्वानों के नाम सबसे आगे लेते हैं। तो इन्हें आधुनिक भूगोल का प्रणेता या आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल को। इसके अतिरिक्त भी और कई सारे विद्वान आए जिन्होंने भूगोल को लगातार परिपोषित करने का कार्य किया, भूगोल को और लगातार आगे से आगे विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था। चलिए अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे भूगोल विषय की स्थापना हमने कर दी, है ना। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, विश्वविद्यालयों में, स्नातक स्तर पर या विभिन्न विद्यालयों में, बड़ी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में भौगोलिक ज्ञान का समावेश किया गया और इस तरह से भूगोल विषय के रूप में स्थापित हो जाता है। आज बात करते हैं हम भूगोल की। अब आगे हम बात करते हैं भूगोल विषय की। जो भूगोल जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था आपको पता ही है, यूनानी भूगोलवेता। बोलेंगे कौन? हाँ, इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज, बिल्कुल ठीक कहा। इरेटोस्थनीज यूनानी भूगोलवेता थे। तो यूनानी भाषा के एक शब्द से भूगोल या ज्योग्राफी शब्द बना है। जो ज्योग्राफी जो शब्द है जिसे किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज यूनानी विद्वान थे। तो यूनानी भाषा का शब्द है ज्योग्राफिया। कौन सा? ज्योग्राफिया। इसी ज्योग्राफिया शब्द का एक कह सकते हो कि परिष्कृत नया जो शब्द ज्योग्राफिया शब्द से बना, वो कौन सा बना था? ज्योग्राफी बना था। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के शब्द? यूनानी भाषा के शब्द कौन सी? ज्योग्राफिया से बना है। ठीक, तो ज्योग्राफिया शब्द का ही परिष्कृत नवीन या कह सकते हैं वर्तमान जो रूप है, वर्तमान जो शब्द के रूप में जिसे हम भूगोल कहते हैं, यह क्या बना था? ज्योग्राफी बना था। ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ, यदि इसका शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोधन ग्राफी। जियोधन ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। ठीक, तो पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय कौन सा हुआ? ज्योग्राफिया। जो कि इसका जो ज्योग्राफी शब्द को यदि तोड़ें तो इसके दोनों पार्ट्स या दो शब्दों से मिलकर बना है जियोधन ग्राफी। तो जियो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या हुआ? वर्णन करना, टू डिस्क्राइब। मतलब पृथ्वी का वर्णन करने वाला जो विषय है, पृथ्वी के बारे में लिखने वाला, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने वाला जो विषय है वो कौन सा है? ज्योग्राफी है। तो इस तरह से यह दो शब्दों से मिलकर बना है जियोधन ग्राफी। ठीक, अब बात करते हैं कि वॉरेनियस के समय से जब भूगोल दो भागों में बटा तो किस तरह से इसकी दो शाखाओं की उत्पत्ति हुई। तो वर्तमान में भूगोल की दो मूल शाखाएं हैं। भूगोल की दो मूल शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। बिल्कुल ठीक, जो वॉरेनियस ने दो शाखाएं बताई वही, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब क्या अंतर है दोनों के बीच में, या इसे दो भागों में जो बांटा गया तो किस आधार पर बांटा गया? तो आधार है इसकी विषय वस्तु। अब भूगोल तो मूलतः एक ही है। ये दोनों भूगोल की दो अलग शाखाएं न होकर भूगोल के पुल हैं जो भूगोल को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक, भौतिक भूगोल नाम से स्पष्ट है, भौतिक वातावरण का अध्ययन करने वाला विषय है या विज्ञान। मैं इसे विषय ना कहकर विज्ञान कहना ज़्यादा उपयुक्त समझता हूँ। भौतिक वातावरण का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान क्या कहलाता है?
भौतिक भूगोल कहलाता है, कि जिसमें भौतिक वातावरण का अध्ययन होता है। भौतिक वातावरण कौन सा? कई सारे 11वीं कक्षा के बालक भी होंगे जो पूछेंगे कि सर भौतिक वातावरण किसे कहते हैं। तो भौतिक वातावरण का अर्थ है कि प्रकृति के अंदर वे चीज़ें, या कह सकते हो पृथ्वी के ऊपर वे चीज़ें जिन्हें प्रकृति ने बनाया है। सिंपल सा आपको एक शब्द याद रखना है, जो भी जैसे कि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं है, तो उनको तोल कर या उनको देख लीजिए कि उनमें से प्रकृति ने जिनको नहीं बनाया है। वैसे तो सभी चीज़ें प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रकृति द्वारा निर्मित जो वस्तु नहीं होगी वो भौतिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं होगी, और जो प्रकृति द्वारा निर्मित है वो किसकी विषय वस्तु होगी? भौतिक भूगोल की विषय वस्तु होगी। जैसे पठार हम नहीं बनाते हैं, पर्वत हम नहीं बनाते हैं, नदियाँ हम नहीं बनाते हैं, इसी तरह से सूर्यातप है या सूर्य है हम नहीं बनाते हैं, वर्षा, आर्द्रता, वायु, है ना, ये सभी किसकी विषय वस्तु हैं? भौतिक भूगोल की विषय वस्तु। बिल्कुल ठीक। तो भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है? भौतिक वातावरण का, भौतिक तत्वों का। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा? भौतिक भूगोल के अंदर। एंड दूसरा भूगोल की दूसरी मुख्य उपशाखा मानव भूगोल। मानव भूगोल में किसका अध्ययन होता है? तो मानव व भौतिक वातावरण, मानव व भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, के अंतर संबंधों का अध्ययन किसमें होता है? मानव भूगोल में। फिर से समझ लेना, भौतिक भूगोल भौतिक वातावरण का अध्ययन, और मानव भूगोल में मानव व भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। कि यहाँ पे हाँ, फिर से आप सिंपल तरीके से याद रखना चाहें तो जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है भौतिक भूगोल, और जिनका निर्माण मानव द्वारा हो रहा है वे सब क्या हो जाएंगी? मानव भूगोल की विषय वस्तु हो जाएंगे। लेकिन मानव भूगोल की विषय वस्तु थोड़ी सी उससे बृहद है। आप सरल तरीके से याद रखने के लिए यूँ कर सकते हैं कि इनका निर्माण कह सकते हो कि मानव द्वारा हुआ है, तो ये मानव भूगोल की विषय वस्तु है। लेकिन मानव भूगोल की विषय वस्तु थोड़ी और बृहद है। इसमें मानव और भौतिक वातावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन भी होता है। तो इसीलिए मानव भूगोल में मानव और भौतिक वातावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक भूगोल की जो केंद्र बिंदु है या भौतिक भूगोल के जो मूल में है वो सारे क्या हैं? भौतिक तत्व हैं। भौतिक तत्व जो हैं वो किसके मूल में है? भौतिक भूगोल के मूल में है। मानव भूगोल के मूल में क्या होगा? नाम से स्पष्ट है, मानव। ठीक। मानव के इर्द गिर्द जो भी क्रियाएं, कह सकते हैं मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उन सब का अध्ययन किस में होता है? मानव भूगोल में होता है। कि मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन किस में होगा? मानव भूगोल में होगा। मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या होगी? मानव भूगोल की विषय वस्तु होगी मानव द्वारा किया जाने वाला परिवहन, अर्थात परिवहन के साधन, जनसंख्या, है ना। जनसंख्या के अंदर हम लिंगानुपात, नगरीकरण, साक्षरता, इसके बाद में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वितरण, है ना, जनसंख्या समूह, कहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं कहाँ कम रहते हैं, उन सब का अध्ययन भी किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। तो परिवहन है, जनसंख्या है, मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं कि मानव द्वारा जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं, मानव जो कार्य करता है, कृषि कर रहा है या व्यापार कर रहा है, उद्योग लगा रहा है, पर्यटन कर रहा है, खनिज निकाल रहा है, इस तरह की सारी गतिविधियों का अध्ययन किस में होता है? मानव भूगोल में होता है। तो भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण, भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव और भौतिक वातावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक। तो ये भौतिक भूगोल और इधर से मानव भूगोल, ये भूगोल की दो शाखाएँ हो गई। ठीक। यहाँ तक हो गया भूगोल विषय के रूप में हम क्यों पढ़ते हैं, भूगोल क्या है, ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और इसकी स्थापना विषय के रूप में स्थापना किस प्रकार हुई। ठीक दोस्तों, अगली क्लास में हम 11-12 के चैप्टर बांट कर पढ़ेंगे। 11वीं कक्षा में विशेष रूप से भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं। कोर्स बदल चुका है। हाँ, आप लोगों को पता ही है कि पहले RBSE की किताबें चलती थी, अब NCERT की किताबें लागू हो गई हैं। तो इसीलिए NCERT की जो नई किताब कह सकते हो कि हमारे राजस्थान बोर्ड में NCERT की नई किताबें लागू हो गई जो NCERT मेथड पर आधारित है। और मानव भूगोल जो किताब 12वीं क्लास में पहले चल रही थी, इस बार भी वही है, अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगले साल मतलब
आपका जो बैच निकल जाएगा इसके बाद में 12वीं वालों का, इसके बाद अगले साल यहाँ पर भी NCERT की किताबें जो हैं वो 12वीं कक्षा में लागू हो जाएगी। वर्तमान में 11वीं कक्षा में NCERT है, 12वीं कक्षा में पहले जो किताब हमारी चली आ रही थी वही है, तो दोनों के वीडियोज़ आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक, तो हमारा ये वीडियो और आज का जो नॉलेज है आपको कैसा लगा, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इस अभी तक हमारे इस पाठ्यक्रम से, पढ़ाई की इस नई कह सकते हो पहल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। थैंक यू।